आज इस विशेष सभा में उपस्थित कोटा नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं कि आप यहां उपस्थित हैं और मुझे भारतीय संस्कृति सभ्यता तथा यूरोप की संस्कृति और सभ्यता के विश्लेषण का आपके बीच में प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। मैं इस आयोजन में सम्मिलित सभी संस्थाओं का बहुत आभारी हूं। रोटरी परिवार की सभी संस्थाओं का आभार व्यक्त करता हूं, लॉयंस परिवार की सभी संस्थाओं का आभार व्यक्त करता हूं, कोटा जूनियर चैम्बर परिवार की सभी संस्थाओं का आभारी हूं, भारत विकास परिषद की सभी संस्थाओं का आभारी हूं, जिनके संयुक्त प्रयासों से ये संभव हुआ है। मैं पहले भी कई बार कोटा आ चुका हूं और आप में से कई नागरिकों ने मेरे व्याख्यान को सुना होगा। आज एक विशेष व्याख्यान के लिए आपके बीच में आया हूं। भारत देश की आजादी को 60वां वर्ष शुरू हो गया है। हमारे देश में परंपरा और मान्यता के अनुसार षष्ठी पूर्ति हुआ करती है। जब किसी परिवार में किसी नागरिक की उम्र 60 वर्ष हो जाती है तो उसकी षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम होता है। मैं भी ऐसा ही मानता हूं कि अपने देश की आजादी की षष्ठी पूर्ति मनाई जाए, लेकिन ये एक विशेष तरीके से। वो विशेष तरीका क्या या विशेष बात क्या? हमारा देश जिस आजादी के 60वें साल में प्रवेश कर रहा है, उस आजादी के बड़ा कारण था हमारी गुलामी से। उस गुलामी की कुछ मान्यताएं, उनका विश्लेषण हम करें इस आजादी के 60वें साल में। ऐसी दृष्टि से मैं आपसे कुछ संवाद करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि काफी लंबे समय तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। अंग्रेजों के पहले काफी दिनों तक हम फ्रांसीसियों के, पुर्तगालियों के गुलाम रहे और उसके पूर्व कुछ समय तक भारत के कई इलाकों में मुगल साम्राज्य भी रहा। इस गुलामी के दौर ने हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता से काफी कुछ दूर कर दिया। एक बहुत बड़े भारत के इतिहासकार हैं जिनका नाम है श्री धर्मपाल, संयोग से वो मेरे गुरु भी हैं। वो बार बार एक गहरी बात हम सभी को कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जिस देश की आजादी चली जाती है उस देश का सब कुछ चला जाता है। जिस देश की स्वतंत्रता चली जाती है उस देश का सब कुछ चला जाता है। अगर हमारी आजादी चली गई तो हमारा बहुत कुछ चला गया। ये हमें दिखाई देता है, दस्तावेजों में पढ़ाई देता है। जिस देश की आजादी चली जाए उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा, उसकी मान्यता, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसका जीवन जीने की शैली, उसका आचार विचार, ये सब चला जाता है। गुलामी का सबसे बड़ा अभिशाप होता है अपनी हर चीज से वंचित हो जाना। दुर्भाग्य से भारत दुनिया में अकेला ऐसा देश है जिसकी गुलामी बहुत लंबे समय तक चली है। अलग अलग समय पर अलग अलग देश गुलाम हुए, लेकिन उनकी गुलामी लंबी नहीं रही। कोई देश 50 वर्ष में आजाद हो गया, कोई 60-70 वर्ष में आजाद हो गया, ज्यादा से ज्यादा कोई 100 वर्षों में आजाद हो गया। लेकिन भारत अकेला ऐसा देश है जिसको आजाद होने में सैकड़ों वर्ष लगे। अब गुलामी लंबी चली तो हमारी सभ्यता और संस्कृति से हमारा वंचन भी बहुत लंबा चला। भूल गए हम हमारी सभ्यता और संस्कृति को। और दुर्भाग्य दूसरा हमारा ये हुआ कि जिन देशों ने हमको गुलाम बनाया, जिन जातियों ने हमको गुलाम बनाया, उन जातियों की, उन देशों की बहुत सारी अपसंस्कृति और असभ्यता को हमने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। कई बार तो हम ये तय नहीं कर पाते हैं कि हम अपने जीवन में जो कर रहे हैं वो भारतीय है या अभारतीय है, भारतीय है या विदेशी है, वो करने लायक है या छोड़ने लायक है। कई बार हम ये तय नहीं कर पाते। कारण क्या है? हमारे मन में और हमारे मस्तिष्क में स्पष्टता बहुत कम हो गई है अपने बारे में, दूसरों के बारे में। इससे भी ज्यादा दुर्भाग्य इस देश का ये रहा कि हमने बाहर की जो सभ्यता और संस्कृति है जिसने हमें लंबे समय तक गुलाम बनाया, विदेशी सभ्यता अगर हम उसको माने, तो उसकी बहुत सारी बातों को हमने मन और मस्तिष्क को बिना उपयोग में लाए हुए चुपचाप स्वीकार कर लिया। हमने कभी यूरोप की सभ्यता और संस्कृति से आने वाले जो तत्व थे, जो विचार थे, उनका कभी विश्लेषण नहीं किया। यूरोप से आए हुए जो शासक लोग थे
उन्होंने अपने बारे में जो कुछ कह दिया, हमने उसी को अंतिम सत्य मान लिया। जैसे सभी अंग्रेज हिंदुस्तान में आकर ये कहा करते थे कि भगवान ने हमको भारत पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए ही पैदा किया है, तो हमने मान लिया कि शायद ऐसा ही होगा। कभी कभी वो कहा करते थे कि हमारी जो सभ्यता है, अंग्रेजी सभ्यता या अंग्रेजी संस्कृति, वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से बहुत ऊंची है, हमने वो भी मान लिया। कई बार वो हमको कहा करते थे कि जो उनकी तकनीकी है और उनका जो विज्ञान है वो भी भारत की तुलना में बहुत ऊंचा है, हमने उसे भी मान लिया। कई बार वो कहते थे कि हमारी जो मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, वो सभी वैज्ञानिक हैं और भारत की जो मान्यताएं और परंपराएं हैं वो सब अंधविश्वास है, वो भी हमने मान लिया। और ये मानने के चक्कर में हम बहुत डूबते चले गए। मुझे एक पुरानी कहानी याद आती है जिसको इस समय मुझे कहने में बहुत अच्छा लगेगा। हमारे भारत देश में एक महान वैज्ञानिक हुए, श्री जगदीश चंद्र बोस। आप जानते हैं कि सारी दुनिया ने उनकी विद्वता को माना और उनको दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला। श्री जगदीश चंद्र बोस ने अपनी जो कुछ भी किया जीवन में, उसके बारे में समय समय पर बहुत कुछ लिखा। उन्होंने लेख लिखे, व्याख्यान दिए। उनके बहुत सारे लेख मैं मेरे विद्यार्थी जीवन में पढ़ता रहा, क्योंकि मैं भी विज्ञान और तकनीकी का विद्यार्थी रहा। प्रोफेसर बोस का एक लेख जो बाद में उनकी आत्मकथा जैसा बन गया, बहुत चर्चित है पूरी दुनिया में। उसके शुरू के 2-3 वाक्य मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले वैज्ञानिक वो थे जिन्होंने ये सिद्ध किया कि पौधों में जान होती है, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, उनको भी सुख दुख का अनुभव होता है, उनको भी प्रेम, दया और करुणा का अनुभव होता है। जैसे मनुष्य को होता है वैसे ही पौधों को होता है। ये सत्यापित करने वाले, सिद्ध करने वाले वो पहले वैज्ञानिक बने। भारत में यूं तो हजारों साल से ये कहा जाता रहा है कि पौधों का जो जीवन है वो मनुष्यों के जैसा ही है। जैसे हम किसी बच्चे को बड़ा करते हैं वैसे ही कोई वृक्ष भी बड़ा होता है। जिस तरह से बच्चा सुख दुख, प्रेम, करुणा, दया का अनुभव करता है वैसे ही वृक्ष करता है। ये हमारे देश में हजारों वर्ष पहले एक बड़ा शास्त्र लिखा गया, वृक्ष आयुर्वेद, उसमें कहा गया। वृक्ष आयुर्वेद में जिन्होंने ये कहा वो एक बड़े महान ऋषि थे, उनका नाम था भरद्वाज। भरद्वाज ऋषि का नाम हम सब जानते हैं। उन्होंने सबसे पहले ये कहा भारत में कि पेड़ पौधों का जीवन वैसा ही होता है जैसे मनुष्यों का होता है। और ऋषि भारद्वाज का जो समय है वो आज से लगभग 3.5 से 4 हजार साल पहले का है। तो ये जो महान ऋषि पहले बोल गए उसको श्री जगदीश चंद्र बोस ने आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत और तर्कों पर सिद्ध कर दिया और इसीलिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने जो लेख लिखा है उसके कुछ वाक्य हैं जो आप कभी मत भूलना। वो ये कहते हैं कि जब मैं ये प्रयोग कर रहा था कि पौधों में जान होती है, पौधे सांस लेते हैं, उनको दया, प्रेम, करुणा का अनुभव होता है, तो मैंने एक प्रयोग किया और वो प्रयोग ये था कि उन्होंने अपने घर में कुछ पौधे लगाए और उनके 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्से में कुछ पौधे, दूसरे हिस्से में कुछ पौधे। प्रोफेसर बोस लिखते हैं कि मैं रोज सवेरे उठता था और एक हिस्से के पौधों के सामने जाके भरपूर गालियां देता था। गालियां कैसी देता था? तुम निकम्मे हो, तुम नकारा हो, तुम नालायक हो, तुमसे कुछ हो नहीं सकता, तुम बहुत कुरूप हो, तुम्हारी त्वचा का रंग खराब है, तुम में कोई गुण नहीं है, दुर्गुण ही दुर्गुण भरे हुए हैं। सारी गालियां उनको वो देते थे। थोड़ी देर के बाद वो दूसरे हिस्से के पौधों के पास आते थे और उनको कहते थे कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे गुण बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा रंग बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छे दिखते हो, तुम्हारे इतने सारे गुणों का मैं मेरे जीवन में कोशिश कर रहा हूं आचरण करने का। तो दूसरे हिस्से के पौधों के सामने वो कुछ अच्छी अच्छी बातें करते थे। परिणाम क्या हुआ? खुद प्रोफेसर बोस कहते हैं कि थोड़े दिन के बाद उन्होंने देखना शुरू किया कि जिन पौधों को वो गालियां देते थे वो मुरझाते चले गए, खत्म होते चले गए और थोड़े दिन के बाद पूरे सूख गए। और जिन पौधों को उन्होंने
बखान किया था उनके गुणों का, सद्गुणों का, और अच्छा बोला था, वो पौधे हरे भरे रहे और बहुत तेजी से उनका विकास हुआ। प्रोफेसर बोस ने यह समझाया कि अगर पौधों के सामने हम उनके अवगुणों की चर्चा करें और हर समय उनको निकम्मा, नालायक और बेकार सिद्ध करें तो वो भी मुरझा जाते हैं। मैंने प्रोफेसर बोस की इस बात को आज के व्याख्यान का आधार बनाया है। अंग्रेजों ने 200-250 साल हमारे साथ यही किया। तुम नालायक हो, निकम्मे हो, नकारा हो, तुम्हारी त्वचा काली है, तुम्हारे गुण खराब हैं, तुमको सभ्यता नहीं आती, तुमको संस्कृति नहीं आती। हम गोरे हैं, बहुत अच्छे हैं, सभ्यता हमारे पास है, संस्कृति हमारे पास है, सद्गुण हमारे पास हैं, हम भगवान के दूत हैं, भगवान ने सीधे हमको भारत पर राज्य स्थापित करने के लिए भेजा है। ये वो हमको 250 साल कहते रहे। जो प्रोफेसर बोस के पौधे कुछ महीने ही गालियां सुनने के बाद मुरझा गए, तो भारतवासी तो 250 साल ये गालियां सुनते रहे। उनका क्या हुआ होगा, जरा कल्पना करिए, क्या हुआ होगा। वो तो बिल्कुल आत्महीनता की स्थिति में आ गए। उन्होंने तो ये मानना ही बंद कर दिया कि हमारे देश में कुछ अच्छा भी है, हमारी सभ्यता में, संस्कृति में कुछ बेहतर भी है, हमारे पास कुछ सद्गुण भी हैं। ये मानना ही हमने बंद कर दिया। और ये गिरावट और आत्महीनता इतनी 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 नीचे गिर गई कि हमारे देश का जो शासक वर्ग है उसके अंदर कूट कूट कर भर गई। और समय समय पर हमारे देश के शासक वर्ग ने बार बार हमको ये याद दिलाया कि देखो, अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमको शिक्षा दे गए, अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमको टेक्नोलॉजी दे गए, अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमको विज्ञान सिखा गए, अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमको सभ्यता सिखा गए। और ये शासक वर्ग हमारा पिछले 59 साल से यही गा रहा है। अब वो ये कहते हैं कि चूंकि अंग्रेज बहुत अच्छे थे, सभ्यता अच्छी थी, संस्कृति अच्छी थी, तो उनके यहां से जो कुछ भी आएगा वो सब अच्छा होगा। तो हमने क्या किया, आजादी के बाद अंग्रेजी न्याय पद्धति को अपना बना लिया, आजादी के बाद अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को अपना बना लिया, आजादी के बाद अंग्रेजी विज्ञान और तकनीकी को अपना बना लिया, आजादी के बाद अंग्रेजी मान्यताओं को अपना बना लिया, आजादी के बाद अंग्रेजी भाषा को अपनी मातृभाषा जैसा बना लिया, आजादी के बाद अंग्रेजों का खान पान हमने अपना लिया, आजादी के बाद उनका पहनावा, उनकी भूषा हमने ओढ़ ली, आजादी के बाद ऐसी कोई चीज बची नहीं हमारे पास जिसको हम कहें कि ये अपना है। अब मुश्किल क्या हुई कि हमने ये बिना सोचे समझे हमारे शासक वर्ग के कहने पर अपना तो लिया, लेकिन अंदर से जो हमारा दिल है, जो हमारी आत्मा है, उसकी जड़ें कहीं थोड़ी बहुत भारतीय संस्कार में डूबी हुई हैं, तो हमारी खिचड़ी बन गई। और उस खिचड़ी में रोज रोज जीवन में मैं देखता हूं, ना तो हम भारतीय रह पाए, ना पूरी तरह से अंग्रेज बन पाए। बहुत अच्छा होता कि हम सब पूरी तरह से अंग्रेज बन जाते तो शायद इस देश का कुछ भला तो हो ही जाता, या बहुत अच्छा होता हम पूरी तरह से भारतीय हो जाते तो और भी भला होता। अब हम ना अंग्रेज हैं ना भारतीय हैं, हमारी खिचड़ी हो गई है, हमारा कचूमर बन गया है, हमारा सलाद बन गया है, या मिक्स्ड वेजिटेबल हो गया है, या मिक्स्ड फ्रूट हो गया है, जो कुछ आप कहें, ये हमारे जीवन में आया। मैंने पिछले कुछ 10-12 साल लगाए अपने जीवन के इन बातों को खोजने के लिए कि आखिर अंग्रेजों ने ये जो कहा अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में, इसका सत्य पता करो। मेरे जो गुरु हैं श्री धर्मपाल जी, उन्होंने बहुत मुझे प्रेरित किया। वो मुझे हमेशा ये कहते हैं कि देखो, सामने वाला आकर कुछ कह जाए तो ऐसे ही स्वीकार नहीं करना, उसका पूरी तरह से जांच परख करना। एक शब्द होता है क्रॉस वेरिफिकेशन करना, सब तरफ से जांच परख करना। जब तुम्हें वो सत्य हर जगह दिखाई दे तब स्वीकार करना कि वो अच्छा है। तो मैंने धर्मपाल जी को कहा कि अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने और मुगलों ने आकर भारत में अपनी सभ्यता और संस्कृति की जितनी बखान की है और हमारे इतिहास की किताबों में जितने उस पर पन्ने लिखे गए हैं, उन पन्नों को साथ में रख लिया जाए और अंग्रेजों के सभ्यता और संस्कृति को जानने वाले उनके जो महान दार्शनिक हैं, उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या लिखा है वो भी रख लिया जाए और देखा जाए कि कहां उसमें सत्यता है और कितना उसमें फरेब है या झूठ है।
जब मैंने ये करना शुरू किया तो धीरे धीरे मुझे हजारों दस्तावेज मिल गए जो अंग्रेजों के लिखे हुए, उनके महान दार्शनिकों के लिखे हुए, यूरोप के महान लोगों के लिखे हुए हैं। मैं आज का जो व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये मेरे 15 साल के रिसर्च का निचोड़ है, 15 साल के शोध का निचोड़। पिछले 15 साल मैंने यूरोप के उन सभी फिलोसोफर्स को पढ़ा है जो बहुत ऊंचे माने जाते हैं, जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल, लेबिनिज, देकार्ते, ये सब बहुत ऊंचे दार्शनिक माने जाते हैं। और प्लेटो के बारे में तो यूरोप में जो कहा जाता है ना, एक वाक्य में मैं आपको समझाता हूं, यूरोप के सारे देश एक साथ प्लेटो के बारे में एक बात कहते हैं, द होल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज ए फुट नोट ऑफ प्लेटो। द होल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज ए फुट नोट ऑफ प्लेटो। माने यूरोप की पूरी सभ्यता प्लेटो की बड़ी बड़ी पुस्तकों के लिखे गए फुट नोट के बराबर है। अर्थात प्लेटो यूरोप की सभ्यता में सबसे ऊंचा है। जैसे हम हमारे भारत की सभ्यता में किसी को बहुत ऊंचा माने, उदाहरण के लिए वाल्मीकि, गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि कालिदास आदि आदि ऐसे बहुत सारे नाम हम ले सकते हैं। हम मानते हैं कि हमारी सभ्यता में ये सब बहुत ऊंचे हैं, लेकिन यूरोप मानता है कि प्लेटो उनकी सभ्यता में सबसे ऊंचा है। प्लेटो ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उनमें से 2 किताबें सारी दुनिया में चर्चित हैं। एक किताब का नाम है द रिपब्लिक और दूसरी किताब का नाम है लॉज, LAWS, लॉज का सीधा सा मतलब होता है कानून। लॉज उसकी सबसे चर्चित किताब है पूरी दुनिया में, और उसके बाद दूसरा नंबर आता है द रिपब्लिक का। इन दोनों किताबों को मैंने बार बार पढ़ा है ये समझने के लिए कि द होल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज ए फुट नोट ऑफ प्लेटो। तो प्लेटो के फुट नोट तो उसी के लिखी हुई किताबों में मिलेंगे, तो क्या फुट नोट है जरा निकाल लो उनको और उनको विश्लेषित करके देखो कि उनकी सभ्यता कहां खड़ी है। फिर अपने साथ उसका अंतर ढूंढने की कोशिश करो कि हम अपनी सभ्यता में कहां खड़े हैं। इस दृष्टि से मैंने उसको बहुत अभ्यास किया। प्लेटो की लिखी हुई कुछ ओरिजिनल राइटिंग्स आज भी यूरोप के कुछ अलग अलग लाइब्रेरीज में रखी हुई हैं, पुस्तकालयों में रखी हुई हैं, वो भी इकट्ठा किया। प्लेटो का एक बहुत परम शिष्य था अरस्तु, जिसको हम सब अरिस्टोटल कहते हैं। अरिस्टोटल ने यूरोपियन सभ्यता और संस्कृति पर जो कुछ लिखा है वो इकट्ठा किया, वो भी पढ़ा। फिर जो आधुनिक यूरोपियन फिलोसोफर्स माने जाते हैं, रूसो, आज का सबसे बड़ा फिलोसोफर यूरोप में है रूसो को बार बार पढ़ा, लेबिनिज को पढ़ा, देकार्ते को पढ़ा और उनके 20 फिलोसोफर्स जिनकी लिस्ट है उनके बारे में पढ़ा। उनकी लिखी हुई किताबों में से कुछ नोट्स निकाले, उनके द्वारा लिखे गए जो मूल दस्तावेज हैं उनको देखा, उनको पढ़ा। फिर यूरोप के इतिहासकारों को भी पढ़ा। एक सबसे बड़ा यूरोपियन इतिहासकार है आर्नोल्ड टॉयनबी, उसने यूरोप के इतिहास पर सबसे ज्यादा लिखा है, उसके दस्तावेज इकट्ठे किए। फिर एक जेम्स मिल हुआ है, दूसरा बड़ा यूरोपियन इतिहासकार, उसके दस्तावेज इकट्ठे किए, उनको भी देखा, पढ़ा। कुल मिलाकर लगभग 50,000 दस्तावेज जब मैंने देखे, पढ़े, सुना, सीखा, समझा, लगभग 15 साल में, तब मुझे समझ में आया कि ये यूरोपीय सभ्यता क्या है, इनकी संस्कृति क्या है। मैं आपको मेरे अनुभव से एक छोटी सी बात बताता हूं। किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति को अगर समझना हो ठीक से, तो उनकी प्राइवेट लाइफ को देखना चाहिए, उनका निजी जीवन देखना चाहिए। निजी जीवन से मतलब उनका परिवार कैसा है, परिवार में बच्चों की क्या स्थिति है, पत्नी पति के बीच रिश्ते कैसे हैं, भाई बहन के बीच रिश्ते कैसे हैं, परिवारों के जो रिश्तेदार हैं उनके आपस के संबंध क्या हैं, परिवारों में संपत्ति है तो उसका बंटवारा कैसा होता है, अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि यूरोप के सभी फिलोसोफर्स और हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति और समाज की जो निजी जिंदगी होती है उसी में से सार्वजनिक जिंदगी शुरू होती है। जो व्यक्ति अपनी प्राइवेट लाइफ में होता है ना, वही पब्लिक में होता है। अपनी निजी जिंदगी में वो जिस तरह का व्यवहार करेगा, अपनी सार्वजनिक जिंदगी में उसी तरह का लोकाचार बनेगा।